नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है ना। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये पब्लिकेशन कॉस्मोस पब्लिकेशन का है और इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सिमुक सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? अमरावती में स्थित थी, है ना। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में स्थित है, अमरावती में स्थित है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठतम शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सर्वश्रेष्ठ क्या था? वो शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा उसे वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे क्या कहा गया? वेदों का आश्रय कहा गया। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुई थी? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कुषाण शासक की जो राज्याभिषेक कब वो गद्दी पर बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। शक संवत प्रारंभ, उसी समय क्या प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था। उसी समय क्या प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था। अगला देख लेते हैं। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे की सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाण शासकों ने जारी किया था, ठीक है ना। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का क्या होता है? अंतर होता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था, ठीक है ना। कौन था? सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन राज्य था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कनव वंश ने। किसने किया था? कनव वंश ने किया था। शुंग वंश के बाद किसने राज किया था भारत पर? कनव वंश ने क्या किया था? राज किया था। कनव वंश में क्या किया था? राज किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। तो पांचाओं ने। किसने हराया था? पांचाओं ने हराया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? भारत के बाहर तक फैली हुई थी। कुषाण वंश का। किसका फैला हुआ था? कुषाण वंश का फैला हुआ था। भारत से बाहर भी क्या हुआ था? इस वंश का जो साम्राज्य का सीमा फैला हुआ था, कुषाण वंश का फैला हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत, ठीक है। 57 ईसा पूर्व से कब प्रारंभ हुआ आपका? विक्रम संवत। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से क्या थे? संबंधित थे। तो किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। ये चेदी होगा। किस वंश से संबंधित थे हुए?
चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक था डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसने सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम लिखा था? तो कुषाण शासक ने लिखा था। किसने लिखा था? कुषाण शासक ने लिखा था। किसने सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम लिखा था? कुषाण शासक ने लिखा था। किसने लिखा था? कुषाण शासक ने लिखा था। अगला है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाया था? तो हुविस्क ने चलाया था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? तो हुविस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। किसका अंकन हुआ है? बुद्ध के अंकन का हुआ है, कनिष्क के सिक्कों पर। उसके बाद योध्या सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के क्या किया जाता है? गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। गांधार शैली के नाम से क्या किया जाता है? उसे जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य की बात करते हैं तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से क्या था? संबंधित था कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था कनिष्क। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश है ना। तो किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का। ठीक है ना, शुंग वंश का। किसका हुआ था? शुंग वंश का। अगला है भारत की यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है ना। भारत की यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मीनांडर की। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग है ना, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, तो कनिष्क ने करवाया था। अगला देख लेते हैं हम लोग। ये आपके मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी था उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इधर दिया गया विदेशी आक्रांता, भारत आगमन, मूल निवास स्थान और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी विशेष तथ्य इधर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। हिंद यवन भारत आगमन कब हुआ था? तो 190 ईसा पूर्व में आगमन हुआ था हिंद यवन का भारत आगमन कब हुआ था? हिंद यवन का भारत आगमन हुआ था 190 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। मूल निवास स्थान कहाँ था इसका? मूल निवास स्थान था बैक्ट्रिया।
बैक्ट्रिया अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया या अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? मिनांडर मिलिंद शासक साकल, मिनांडर मिलिंद साकल, मिनांडर या बोल सकते हैं मिलिंद साकल बोल सकते हैं। राजधानी की बात करते थे, इसकी राजधानी कहाँ थे? इसकी राजधानी वर्तमान सियालकोट। इसकी राजधानी कहाँ थी? वर्तमान में जो अभी सियालकोट है वहाँ इसकी राजधानी थी, हिंद यवन की। ठीक है। उसका शक या उसका सिथियन बोल सकते हैं। तो इसका आगमन कब हुआ था? 90 ईसा पूर्व में आगमन हुआ था। शक या सिथियन का आगमन हुआ था 90 ईसा पूर्व में हुआ था। मूल निवास स्थान इसकी बात करते थे सीरिया ईरान वाला क्षेत्र। और उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान पश्चिमी भारत, नहपान सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। और राजधानी की बात करते तो उसकी राजधानी कहाँ थी? महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है ना। राजधानी या फिर विशेष तथ्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में क्या है? इसका वर्णन है, उल्लेख है। अगला है पार्थियाई या पहलव। पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में इसका क्या हुआ था? आगमन हुआ था, है ना। और पार्थिया ईरान, उसका मूल निवास स्थान की बात करते थे, कहाँ था उसका? पार्थिया ईरान में था। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था गोंडोफ निर्ज, है ना, गोंडोफ निर्ज था। और इसकी बात करते हैं राजधानी या फिर उसके साक्ष्य वाला में, तो राजधानी या फिर तथ्य, तो बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके क्या मिला है? सिक्का मिला है। अगला देख लेते हैं कुषाण या फिर यूची। 15 ईस्वी में आया था यह। और इसकी आवास की बात करते हैं तो इसकी जो मूल निवास स्थान है तो कहाँ पर था इसका? चीनी तुर्किस्तान। और इसका जो प्रसिद्ध शासक था कौन था? इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था इसका कनिष्क था। और इसका जो राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, और पुरुषपुर वर्तमान पेशावर ये था। तो आक्रमणकारियों का जो क्रम है उसको देख लेते हैं, कौन कौन पहले किया था, उसके बाद कौन किया था, अंत में कौन किया। आक्रमणकारियों का जो क्रम है किसका? मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी का जो क्रम है उसको चलिए देखते हैं। पहले आया था आपका हिंद यवन, उसके बाद आया आपका शक, उसके बाद आया आपका पहलव, और उसके बाद आया कुषाण। उसके बाद कौन आया आपका? कुषाण। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कब कब कौन आए थे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हिंद यवन आया था 190 ईसा पूर्व में। शक या सिथियन आया था 90 ईस्वी पूर्व में। पार्थियाई पहलव आया था आपकी पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में आया था। कुषाण या फिर यूची आया था 15 ईस्वी में आया था। ठीक है। अगला देखते हैं सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विम कडफिसेस को दिया जाता है। सबसे पहले इसी ने क्या किया था? सोने का सिक्का क्या किया था? सोने का सिक्का जारी किया था, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं गुप्त काल के बारे में। अब किसके काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गुप्त काल के बारे में अब पढ़ते हैं। गुप्त काल के बारे में, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है या फिर कहा जाता है? तो गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल को।
अगला है गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से 550 ईस्वी तक। 275 से 550 ईस्वी तक क्या किया था उसने? शासन किया था। कब से कब तक किया था? 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। और इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम गुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित था? ताम्रलिप्ति। किससे संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से संचालित होता। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से क्या होता था? संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। सैन्य अभियान के विषय में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में क्या किया गया था? वो बनाया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल सकते हैं या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं। ठीक है ना। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में क्या किया गया था? बनाया गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगला है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत प्रसिद्ध था। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत क्या था? वो प्रसिद्ध था। सुश्रुत क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधि कौन कौन था। इसके उपाधि के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। गुप्त शासक के प्रमुख उपाधि कौन कौन था। इधर शासक दिया गया, उपाधि दिया गया, शासक और ये उपाधि। श्री गुप्त को किससे कौन सा उपाधि मिला था? आदिराज या महाराज उसको उपाधि मिला हुआ था। किसको? श्री गुप्त को मिला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिला था उपाधि? विक्रमादित्य या विक्रमांक मिला हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या उपाधि मिला था? विक्रमादित्य या विक्रमांक उपाधि मिला हुआ था। स्कंदगुप्त को क्या उपाधि मिला था? स्कंदगुप्त को उपाधि मिला था शक्रादित्य या शक्रोपम उपाधि मिला हुआ था। शासक दिया गया और इधर उपाधि। समुद्रगुप्त को क्या उपाधि मिला हुआ था? पराक्रमांक उसको उपाधि मिला हुआ था। कुमारगुप्त को क्या उपाधि मिला था? महेंद्रा
द्वितीय महेंद्रादित्य क्या उपाधि मिला हुआ था? महेंद्रादित्य उपाधि मिला हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि मिला हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिला हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिला हुआ था। ठीक है। मध्यकालीन अधिकारी, जो मध्यकालीन अधिकारी था उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। मध्यकालीन जो अधिकारी और इधर विभाग दिया गया, एक तरफ अधिकारी दिया गया, दूसरे तरफ विभाग दिया गया। महासेनापति की बात करते हैं तो महासेनापति किसको बोला जाता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महासेनापति बोला जाता था। उसका रण भंडागारिक किसको बोला जाता था? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को रण भंडागारिक बोला जाता है। रण भंडागारिक बोला जाता था। उसके महासंधि विग्राहक किसको बोला जाता था? युद्ध व शांति का प्रधान को महासंधि विग्राहक बोला जाता था। युद्ध व शांति का प्रधान को बोला जाता था। अगला है महाभंडागाराधिकृत किसको बोला जाता था? राजकीय कोष के प्रधान को बोला जाता। किसको बोला जाता था? राजकीय कोष के प्रधान को बोला जाता था। अगला देखते हैं हम लोग महाअक्ष पटलिक किसको बोला जाता था? अभिलेख विभाग का प्रधान। महाअक्ष पटलिक किसको बोला जाता था? अभिलेख विभाग के प्रधान को महाअक्ष पटलिक बोला जाता था। सर्वाध्यक्ष किसको बोला जाता था? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान को सर्वाध्यक्ष बोला जाता था। और महाप्रतिहार बोला जाता था। महाप्रतिहार किस विभाग को बोला जाता था? तो राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी को क्या बोला जाता था? ये महाप्रतिहार किसको बोला जाता था? महाप्रतिहार की बात करते हैं तो महाप्रतिहार का कौन सा विभाग था? राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी बोला था। उसका ध्रुवाधिकरण अधिकारी की बात करते हैं तो यह कौन विभाग था? किस विभाग का था ये व्यक्ति अधिकारी था? ये भूमि को वसूली करने वाला विभाग का प्रधान कौन था? ध्रुवाधिकरण किसको बोला जाता था? भूमि कर वसूली करने वाला विभाग का जो प्रधान था उसको हम लोग ध्रुवाधिकरण अधिकारी कहा करते थे। ध्रुवाधिकरण अधिकारी। अगला है अग्रहारिक किसे कहा जाता था? दान विभाग का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? अग्रहारिक कहा जाता था। उसका महाबलाधिकृत किसको बोला जाता? सेना के सेनापति सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको महाबलाधिकारी कहा जाता था। महादंडनायक किसको बोला जाता? न्यायाधीश। जो न्यायाधीश विभाग था तो उसका जो अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? महादंड नायक बोला जाता था। उसका दंडपाशिक किसको कहा जाता? दंडपाशिक जो अधिकारी होता था किस विभाग का था? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक बोला जाता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक बोला जाता था। अगला है विनय स्थिति स्थापक कौन होता था? शिक्षा अधिकारी होता। विनय स्थिति स्थापक क्या होता था? शिक्षा अधिकारी होता। शिक्षा अधिकारी हुआ करता था। अगला है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक। कौन था? छपनक था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान
चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। ठीक है ना, स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का क्या था, वो आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न क्या करता था, निवास करता था। इसमें कालिदास, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही कौन था, कालिदास था, बहुत बड़ा विद्वान था वो। ठीक है ना, कालिदास, धन्वंतरी, उसका छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक 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 पर घटक पर घटक पर घटक पर उसका बारामिहिर तथा वरुचि जैसे विद्वान क्या करता था, चंद्रगुप्त के दरबार में विराजमान था। चंद्रगुप्त के दरबार में क्या था, विराजमान था। चंद्रगुप्त के दरबार में विराजमान था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में विराजमान था। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त के राज में क्या था, विराजमान है, क्या बोलता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अगला, शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का अंतर है। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य, गुप्त संवत और शक संवत होता है ना, तो शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर होता है? तो 242 वर्ष का अंतर होता है। गुप्तकालीन रजत बोले तो चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक नाम दिया। क्या नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी की अभिलेख किया गया है? तो तंतुवाय अभिलेख का क्या किया गया? तंतुवाय श्रेणी, तंतुवाय मंदसौर श्रेणी की किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो तंतुवाय श्रेणी का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय का क्या किया गया? उल्लेख किया गया था। उसका लिच्छवे दोहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवे दोहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवे दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवे यानी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है ना। क्या कहा गया? घटोत्कच वंश कहा गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच क्या गया? घटोत्कच कहा गया है। घटोत्कच कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुप्त काल में कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल में कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण के बारे में चलिए देखते हैं हम लोग। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया है? तो क्षेत्र बात करते हैं तो खेती करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता। खेती करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता। खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु किसको कहा जाता था? निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल किसको कहा जाता था? जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहा जाता था। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहा जाता था। अपरहत किसको कहा जाता था? जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। उसका चारागाह किसको कहा जाता था? पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता। पशुओं को चरने वाली भूमि को क्या बोला जाता था? चारागाह कहा जाता था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ठीक है ना, तो प्रवरसेन प्रथम ने क्या किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन प्रथम ने क्या करवाया था? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। अगला है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है।
कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है। बिठूर बोले तो कानपुर में, ठीक है ना। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है। बिठूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है, कानपुर। अगला है, कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ था। रजत सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? गुप्त काल, कुमार गुप्त के शासन में हुआ था, प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? कुमार गुप्त ने क्या उपाधि धारण किया था? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में ही की गई थी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई थी? कुमार गुप्त के शासन काल में ही की गई थी, ठीक है। अगला है, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। क्या कारण था उसका? व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी, है ना। उसका शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। जो शतरंज है ना, शतरंज का खेल कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता, इसे किसके नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? ये भारत से ही कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा, और ईरान से कहाँ पहुंच गया? ये यूरोप तक पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले शतरंज का जो खेल था कब चालू हुआ था? गुप्त काल में चालू हुआ था। उसके बाद ईरान यूरोप में क्या किया? यूरोप तक वो पहुंच गया। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होता था? तो ताम्रलिप्ति से। कहाँ से? ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति से, ठीक है ना। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने। किसने किया है? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है। पुरानी जो देवी देवताओं का जो मंदिर है अभी बचा हुआ है, किसके काल का है? तो ये गुप्त काल का है। किसका है? गुप्त काल के समय का बचा हुआ है। गुप्त काल के समय का क्या हुआ है? बचा हुआ। गुप्त काल के समय का अभी भी क्या हुआ है? बहुत सारा मंदिर जो है कि बचा हुआ है। अगला है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य, जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य एरन से प्रारंभ हुआ और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। यह कब का अभिलेख है? 510 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है ना। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशम कपड़ों का आयात किया जाता था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशम कपड़ों का आयात किया जाता था। किसका आयात किया जाता था? रेशम कपड़ों का आयात किया जाता था। रेशम कपड़ों का आयात किया जाता है। उसका बोलते हैं गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। गुप्त काल का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था कौन था? आर्यभट्ट, ठीक है ना। खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, महान विद्वान, जीरो की खोज करने वाले। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में मिलता है। कहाँ मिलता है? अजंता में मिलता है। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की क्या की थी, हत्या की थी, ठीक है ना। तो विशाख दत्तकृत नाटक है ना देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था, ठीक है ना, मार दिया था, हत्या कर दिया था। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन बोले तो मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो स्कंदगुप्त के। किसके है सिक्के में बहुत ज़्यादा स्वर्ण सिक्के में मिलावट होता था, स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के स्वांद स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में, स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। संवाद किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त का था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से साकरी कहा गया, किस कारण से साकरी कहा गया, किस कारण से साकारी कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से साकारी कहा गया, तो शकों पर विजय के कारण कहा गया। शकों पर विजय के कारण उसे साकारी कहा। शकों पर विजय कारण किसे कहा गया, साकारी कहा। अगला है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बनाया गया है, तो प्रयाग अभिलेख। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर क्या पा लिया, विजय प्राप्त कर लिया। गुप्त काल में श्रेणियों की सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था, तो निगम कहा जाता। क्या कहा जाता था, उसे निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। अग्रहार से क्या तात्पर्य था, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान से संबंधित था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान से संबंधित था। अगला है, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था, तो भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था, तो भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, गुप्त साम्राज्य के समकालीन जो राजवंश था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला है, पहला है इधर राजवंश दिया गया और इस स्थापना और संस्थापक कौन था उसके बारे में। चलिए, वाकाटक राजवंश। वाकाटक जो राजवंश का स्थापना कब हुई थी, 255 ईस्वी में हुई थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 255 ईस्वी में हुई थी। और इसका संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति इसका संस्थापक था। वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था। उसके नाग राजवंश का संस्थापक कौन, नागवंश देखिए, वाकाटक में दिया गया है आपका 255 ईस्वी में, और दूसरा है 330 ईस्वी में सर्वसेन। 330 ईस्वी में सर्वसेन दिया गया और 255 में दिया गया आपका विंध्य शक्ति दिया गया। ठीक है। अगला है नाग राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 305 ईस्वी में हुई थी। नाग राजवंश की स्थापना कब होती है, 305 ईस्वी में होती है, और भव नाग ने किया था। इस राजवंश की स्थापना किसने किया था, भव नाग ने किया था। उसका
त्रैकुटक राजवंश की स्थापना कब होती है 415 ईस्वी में होती है। और इसका जो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इंद्रदत्त। संस्थापक कौन थे? इंद्रदत्त। संस्थापक थे इसका इंद्रदत्त। अगला है त्रैकूट राजवंश का स्थापना कब हुई थी? 415 में होती है और इंद्रदत्त इसके संस्थापक होते हैं। हुन राजवंश की स्थापना कब होती है? 500 ईस्वी में होती है। हुन राजवंश की स्थापना 500 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक होते हैं तोरमान। इसके संस्थापक कौन होते हैं? तोरमान। इसके संस्थापक तोरमान होते हैं। उसका सालंकायन राजवंश की स्थापना कब होती है? 300 ईस्वी में होती है। सालंकायन राजवंश की स्थापना 300 ईस्वी में होती है और इसका जो संस्थापक होते हैं देववर्मन। इसका संस्थापक कौन होते हैं? देववर्मन होते हैं। विष्णुकुंडिन राजवंश की स्थापना कब होती है? 475 ईस्वी में होती है। विष्णुकुंडिन राजवंश की स्थापना 475 ईस्वी में होती है और इसका जो संस्थापक है विक्रमेंद्र प्रथम ने किया था। मथुरा राजवंश की स्थापना माथुर राजवंश की स्थापना 325 ईस्वी में और 350 ईस्वी। माथुर राजवंश की स्थापना 325 ईस्वी में 350 ईस्वी में होता है। 325 ईस्वी में अच्युत ने करता है, ठीक है ना। और 350 में शंकर वर्मन। 350 में कौन करता है? शंकर वर्मन इसका स्थापना करता है। 350 में शंकर वर्मन इसका स्थापना करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट बिंदु क्या है। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो कल्हण ने किया था कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो कल्हण के अनुसार किसने स्थापना किया था? कल्हण के अनुसार किसने स्थापना किया था कश्मीर में श्रीनगर का, है ना। तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने अपने शासक के 7वें वर्ष में, है ना, किया था। तो आज का एपिसोड यहीं तक, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। और इस प्रकार की जितना भी वीडियो होगा आपके चैनल पर यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।